हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गोल अचीवर्स में। और हम अपने आज का लेक्चर जो कि मैथ्स का है, इसमें हम लोग पढ़ रहे थे कैलकुलस। ये अभी हमारा चल रहा है और कैलकुलस में मैंने आपको जो टॉपिक हमारा शुरू करवाया था वो था डिफरेंशिएशन। टॉपिक हमारा चल रहा था डिफरेंशिएशन, और उसमें भी हम लोग काफ़ी कुछ कॉम्प्लेक्स टाइप का डिफरेंशिएशन हम लोग देख चुके थे कि कैसे उनको करा जाता है, और कुछ एक दो टाइप्स रह गए थे। मैंने आप लोग को बताया था कि हम 4 कॉम्प्लेक्स टाइप के होते हैं जो हम ज़्यादातर पढ़ते हैं। एक होता है सब्स्टिट्यूशन टाइप, उसमें एक होता है हमारा सब्स्टिट्यूशन जो हमने कर लिया था। उसके बाद एक मैंने आपको बताया था इम्प्लिसिट मेथड, ये भी हमने कर लिया था। ये भी मैंने आपको बताया था कि कैसे करना होता है। उसके बाद हमारा एक था लॉगरिथमिक, ये हम आज करेंगे, ठीक है। और उसके बाद एक और है हमारा पैरामेट्रिक मेथड, इसको भी हम आज करने वाले हैं। ये दोनों मैंने आपको करवा दिए थे। इसमें से मुझे आप बच्चों में से किसी का भी कोई भी मेल नहीं आया, कुछ भी नहीं आया है कि किसी को कुछ समझ नहीं आया या इस तरह से कुछ भी। तो मैं अज्यूम करती हूँ कि आप लोग को ये जो है टॉपिक्स अच्छी तरह समझ में आ गए होंगे। एंड आज मैं आपको लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन से स्टार्ट करवाती हूँ। और लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन हमारा आज का फर्स्ट टॉपिक रहने वाला है। Let's start with लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। अब मुझे लगता है आप लोगों को पता होगा कि लॉगरिथमिक क्या होता है, लॉग हमारा क्या चीज़ होती है, हम उसे कैसे सॉल्व करते हैं, जो हमने बेसिक अपना पढ़ा है हमेशा। अब जब बात आती है डिफरेंशिएशन की, लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन आपका क्या चीज़ होती है, सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए। देखिए, इसमें क्या होता है कि अगर हमारा कोई भी फंक्शन है, ठीक है, उसमें आपका कुछ भी लॉग वैल्यू दे रखा है, या फिर आपको उसको सॉल्व करने के लिए लॉग की ज़रूरत पड़ती है, लॉग यूज़ होता है, या फिर आपको लॉग में फंक्शन दे रखा होता है, तो उस मेथड को हम कहते हैं लॉगरिथमिक मेथड, ठीक है। लॉगरिथमिक मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन, ठीक है, या फिर लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन हम डायरेक्टली कर सकते हैं इसको। अच्छा, अब इसमें आपका ये वाला जो फंक्शन होता है, ये आपका कैसे आप यूज़ करते हैं और कब आप यूज़ करते हैं, देखिए वो मैं अभी आपको समझाती हूँ। ज़्यादातर इस मेथड का आप यूज़ कब करते हैं, अगर देखिए लॉगरिथमिक में आपका यूज़ आप किस तरह से ज़्यादातर इसको करते हैं। अगर आपका सपोज एक प्रोडक्ट में फंक्शन दे रखा है, तो उसको सम की फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए आप लॉगरिथमिक मेथड का जो है यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। एक सेकेंड, उसको आप सम में कन्वर्ट करने के लिए आप उस मेथड का यूज़ कर सकते हैं। या फिर अगर आपको एक्सपोनेंट की फॉर्म में दे रखा है, ज़्यादातर हमारा जो होता है इस फॉर्म में हम लॉग का यूज़ करते हैं, क्योंकि प्रोडक्ट वाले को तो हम फिर भी जो हमारा है एक प्रोडक्ट रूल, हम उसकी हेल्प से सॉल्व कर लेते हैं। बट अगर हमारा एक्सपोनेंट वाला होता है तो इसको हमें सॉल्व करने में प्रॉब्लम होती है, तो ऐसे क्वेश्चंस में हम लॉग लेके सॉल्व करते हैं। मेनली लॉग का यूज़ इन्हीं क्वेश्चंस में होता है। जैसे मैंने आपको जब हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड एंड इम्प्लिसिट मेथड के बारे में पढ़ा था, तब मैंने आपको बताया था कि जब हम बात करते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड की, तब हम वहाँ पर क्या चेक करते हैं कि हमारा फंक्शन जो है वो इन्वर्स में है। इन्वर्स में होने के बाद हम उसमें 3 कंडीशंस चेक करते थे, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाली, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, एंड हमारा ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अगर हमारा इसमें से किसी भी फॉर्म में दे रखा होता था तो हम इसकी जगह क्या पुट करते थे, साइन या कॉस, एंड इस वाले टर्म की जगह सिमिलरली कोसेक या सेक, एंड इस वाले की जगह टेन या कॉट, ठीक है। इस तरह से हम इसको सब्स्टिट्यूट करते थे। क्या एग्जैक्टली क्या टर्म हम सब्स्टिट्यूट करते थे वो मैंने जब आपको मेथड पढ़ाया है, वहाँ पढ़ाया है, तो प्लीज़ वहाँ जाके चेक करिए। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड का हम यूज़ कब करते थे, जब हमारा इन्वर्स का फंक्शन होता था। जैसे हमारा साइन इन्वर्स लिखा हुआ है, तो ये इन्वर्स हम चेक करते थे, अगर हमारा ये होता था अगर गिवन, तब हम वहाँ सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज़ करते थे। और सब्स्टिट्यूट हम क्या करते थे, हम इन जगहों पे इन वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट करके सॉल्व करके एंड देन डिफरेंशिएट करते थे। फिर हमने एक मेथड देखा था हमारा, कौन सा, इम्प्लिसिट मेथड। इम्प्लिसिट मेथड में आपका क्या होता था, इस मेथड में मैंने आपको बताया था
कि आपका जो y का कोई भी एक वेरिएबल y या x, अगर आपके दो वेरिएबल आपकी इक्वेशन में गिवन है तो आप इन दोनों वेरिएबल्स को अलग अलग सेपरेट नहीं कर पाते थे। आपका इक्वेशन एक्स वाई या y इक्वल्स टू एक्स क्यूब प्लस 1 और नीचे एक्स क्यूब वाई ऐसे टाइप से रह गया, तो आपका y इधर भी रह गया, y इधर भी है, या आपका इधर हो सकता है एक्स वाई इधर भी लिखा हो तो आपका x इधर भी और x इधर भी है, तो आप उनको सेपरेट नहीं कर पा रहे हैं। तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करते थे, इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन करते थे। और इन दोनों जगहों पे ज़्यादातर हमेशा आपको डी वाई बाई डी एक्स, ये आपको पता है आपको डी वाई बाई डी एक्स निकालना रहता है हमेशा, ठीक है। तो इनको आपको पहचानने का तरीका क्या था कि इसमें एक्स और वाई इस तरह से अलाइन होते हैं कि उनको हम सेपरेट नहीं कर पाते हैं। और सबसे पहले तो आप देखिए यही पहचान सकते हैं इसमें कि आपको यहाँ पर इन वाले क्वेश्चंस में क्या होता है कि आपको एक्स एंड वाई दो वेरिएबल दिए रहते हैं, एक एक्स रहता है और एक वाई रहता है। अगर ऐसी सिचुएशन है तब आप वहाँ पे ज़्यादातर इम्प्लिसिट मेथड ही यूज़ करेंगे, ज़्यादातर आपका यही यूज़ होता है। एंड अगर इन्वर्स गिवन है आपका तो आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज़ करना है। अब अगर आपको एक्सपोनेंट में पावर गिवन है, अब एक्सपोनेंट में आप बोलेंगे कि हमारा ई की पावर एक्स को तो हम डायरेक्टली डिफ्रेंशिएट करके लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ इस सिर्फ एक टर्म की बात नहीं हो रही है, यहाँ पर इन कंडीशंस की बात भी हो रही है, एक्स की पावर एक्स या एक्स की पावर वाई या एक्स की पावर ए। इस तरह की अगर आपको कंडीशन दे रखी है तो आप वहाँ पर क्या करेंगे। अब डोंट कंफ्यूज विद एक्स की पावर एन, इसका तो आपके पास है डायरेक्टली सब्स्टिट्यूशन डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ओनली दीज टू टाइप्स, यहाँ पर और भी टाइप्स होते हैं, एक्स की पावर एक्स, एक्स की पावर वाई या एक्स की पावर ए, कुछ आपका इस तरह से कुछ भी रह सकता है। तो ऐसी कंडीशंस में आपको क्या यूज़ करना पड़ता है, ऐसी कंडीशन में आपको लॉग यूज़ करना होता है। अब इसको हम कैसे यूज़ करते हैं, क्या करते हैं, वो हम आज के लेक्चर में सीखेंगे। और इसके बाद हम एक और मेथड है हमारा पैरामेट्रिक, वो हम सीखेंगे। लेट मी क्लियर द कैनवास एंड एज यूजल मैथ्स का लेक्चर है, हमारा कैनवास आज काम करेगा नहीं। ओके ठीक है। अब इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे, देखिए। अब अगर इसमें कुछ इन्वर्स टाइप दे रखा होता, साइन इन्वर्स इस तरह से कुछ लिखा होता तो हम सब्स्टिट्यूशन लगा सकते थे। एक्स, अब यू भी आप कहेंगे कि इसमें हम इम्प्लिसिट लगा सकते हैं, लेकिन यहाँ इम्प्लिसिट भी नहीं लग सकता क्योंकि आप डी यू बाई डी वाई को करेंगे या डी वी से करेंगे तो बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। उसके अलावा अगर आप इसको कोई और सिंपल तरीका आपको अगर पता है तो आप इसको उससे करने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन सबसे इजी क्या होता है कि हम इसमें लॉग ले लेते हैं। इस तरह के क्वेश्चंस जब आपकी ऐसे पावर दे रखी हो या एक्स की पावर वाई इस तरह से अगर लिखा हो तो हम इन क्वेश्चंस में क्या करते हैं, लॉग लेते हैं। अब अगर हम यहाँ लॉग लेंगे तो हमें यहाँ पे भी लॉग लेना पड़ेगा, ऐसा तो नहीं है कि हम एक ही तरफ लॉग लेके छोड़ देंगे। तो इधर हमने लिया लॉग वाई, तो सिमिलरली इधर भी हम लेंगे लॉग यू वी, ठीक है। अब सिंस हमने लॉग लिया हुआ है तो ऐसी सिचुएशन में हमारे ये तो आपका लॉग वाई एज इट इज़ रहेगा। यहाँ वाला जो लॉग है इसका क्या होगा, जब हमारा इस तरह से कोई फंक्शन होता है लॉग यू वी इस तरह से है, इसका जब हम लॉग लेते हैं तो हम उसको कैसे लिखते हैं, वी लॉग यू। ये जो हमारा एक्सपोनेंट होता है, ये जो हमारा पावर में होता है वो हमारा उठ के इधर आ जाता है। ओके तो सिमिलरली ये भी हमारा ऐसे आ जाएगा वी लॉग यू। ओके ये आपका इस तरह से आ गया। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, इस स्टेटमेंट के आने के बाद लॉग लेने के बाद अब हम इसका करते हैं डिफरेंशिएशन, ठीक है, डिफरेंशिएशन। अब देखिए हमने लॉग कहाँ लिया था, हमने लॉग दोनों तरफ लिया था, इधर भी लॉग लिया है हमने और इधर भी लॉग लिया है। तो अगर हमने लॉग दोनों तरफ लिया है तो हम डिफरेंशिएशन भी बोथ साइड करेंगे, है ना, डिफरेंशिएशन बोथ साइड करेंगे। तो अब हमने जब दोनों साइड डिफरेंशिएशन किया तो हमें पता है, हमने पढ़ा है लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/x। तो सिमिलरली यहाँ पर क्या लिखा है लॉग वाई, तो लॉग वाई का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा आपका 1/y इंटू। अब जब इस टर्म y का डिफरेंशिएशन करेंगे, डिफरेंशिएशन पता है ना आप लोग को कैसे करते हैं, अगर हमारा इस तरह से दो टर्म्स लिखे हुए हैं तो पहले इसका करते हैं फिर इसका करते हैं। तो हमने अब इसका y का डिफरेंशिएशन किया तो क्या आ गया, डी वाई बाई डी एक्स। अच्छा डोंट गेट कंफ्यूज कि यहाँ प्रोडक्ट रूल क्यों नहीं लगाया, ये पूरा एक टर्म ही है लॉग एक्स, ये इस तरह से आप समझ लीजिए। जैसे अगर आपको एक्स स्क्वायर लिखा हो और आपको इसको y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना पड़ जाए, अगर आपको ये चीज़ डिफरेंशिएट करनी हो तो आप क्या करेंगे, आप पहले इस 2 का करते हैं तो आपका 2x आ जाता है,
फिर इस x का करते हैं। अब जब नीचे x होता था तो dx/dx आके वो आपका सिंपल सा 1 आ जाता था और आप ये लिख देते थे, मगर अगर नीचे dy लिखा हुआ है तो आप इसको dx/dy लिखेंगे। तो इस तरह से log y के केस में आपने जब पूरा log y का करा तो आपका 1/y आ गया, और फिर जब सिर्फ y का करा x की रिस्पेक्ट में, विद रिस्पेक्ट टू x, जब आपने सिर्फ y का किया तो आपका dy/dx आ गया। अब सिमिलरली जब हम इधर देखेंगे तो यहाँ पर हमारा क्या आएगा डिफरेंशिएशन करके बताइए। देखिए यहाँ पे हम इस पूरे टर्म का डिफरेंशिएशन करेंगे तो अभी हम इसको ऐसे लिख देते हैं g/dx v log u, ठीक है। और इसको थोड़ा सा और सॉल्व करेंगे तो dy/dx आपका क्या आ जाएगा। हमें सॉल्व क्या करना है, फाइनली dy/dx चाहिए हमें, ठीक। ये y उठ के आपका यहाँ ऊपर आ जाएगा तो आपका क्या आ जाएगा y d v log u अपॉन में dx। तो ये आपका जो है वो आपका फाइनल टर्म ये आ जाएगा। ये आ जाएगा आपका फाइनल जो आएगा आपका इसको डिफ्रेंशिएट करके टर्म। अब आप लोग यहाँ पर बोल सकते हैं कि मैम यहाँ पे v log u को आपने क्यों नहीं डिफ्रेंशिएट किया, इस वाले टर्म को क्यों नहीं डिफ्रेंशिएट किया। देखिए अभी मैं आपको सिर्फ एक सिंपल सा प्रोसेस बता रही हूँ, अभी ये हमारा क्वेश्चन नहीं है, ये हमारा सिर्फ एक मेथड बताने के लिए मैंने आपको एग्जाम्पल लिया है। अब इसको ना कुछ डिफ्रेंशिएट हो नहीं पाएगा, आप log u का कर देंगे 1/u आ जाएगा, फिर log इसका du/dx हो जाएगा। तो अभी उतना कॉम्प्लेक्स में हमें जाने की ज़रूरत नहीं है, हमें बस मेनली ये जानना है कि dy/dx जो हमारा फाइंड करना है हमें, वो हम किस तरह से करेंगे। पहले log लेंगे, log लेके हमारा जो ये वैल्यू आ गई, फिर इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे। डिफ्रेंशिएट कैसे करना है वो मैंने आपको बता दिया, इधर log y वाला टर्म कैसे डिफ्रेंशिएट करना है, और इधर वाला टर्म आपका डिपेंड करता है यहाँ पर वैल्यू क्या दे रखी है, उसके हिसाब से आप डिफ्रेंशिएट करेंगे। जैसे अब हम मूव करते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ, इसके एग्जाम्पल क्वेश्चन की तरफ, जिससे आपको थोड़ा ज़्यादा अच्छी तरह से समझ में आएगा। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। सपोज मैं एक क्वेश्चन लेती हूँ यहाँ पर, सबसे सिंपल सा क्वेश्चन ही एक लेती हूँ x/x का, ठीक है। ये x/x है, इसको आपको डिफ्रेंशिएट करना है एंड क्या लाना है आपको dy/dx। पता नहीं ये बोर्ड आज ये टेढ़ा टेढ़ा क्यों राइट कर रहा है। x/x है, इसको dy/dx आपको फाइंड करना है। देखिए अब मैंने आपको क्या बताया था, सबसे पहले हमें जो भी वैल्यू गिवन है हम इसको किसी से इक्वेट कर लेते हैं। हमने लिख दिया y = x की पावर x, x की पावर x, ये हमने राइट कर दिया। अब मैंने क्या बताया, नेक्स्ट स्टेप आप क्या करेंगे, हम क्या करेंगे लॉग लेंगे। लॉग लिया तो हमने क्या आया हमारा log y = इसका भी मैं डायरेक्टली लॉग लेके लिख देती हूँ, आंसर जो भी आएगा हमारा x log x, ठीक है। ये वाली वैल्यू आ गई हमारी, यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब हम आगे चलते हैं, log y का डिफ्रेंशिएशन। इसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप मैंने क्या बताया था आपको, डिफ्रेंशिएशन करना है किसके रिस्पेक्ट में, विद रिस्पेक्ट टू जो भी आपको यहाँ नीचे वैल्यू दे रखी है, x दे रखी है तो हम x के रिस्पेक्ट में कर देंगे। तो x के रिस्पेक्ट में जब हमने log y को करा तो हमारा आ गया 1/y इंटू dy/dx इक्वल्स टू। अब देखिए हमारा इन दोनों में तो प्रोडक्ट रूल नहीं है, इन दोनों टर्म्स के बीच में तो प्रोडक्ट रूल नहीं है, ये तो हमारा पूरा एक टर्म बन रहा है log x, लेकिन इस वाले x के बीच में, इस वाले x के बीच में और ये log x के और इस x के बीच में यहाँ पर तो हमारा प्रोडक्ट रूल लग सकता है ना। तो अब हम यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगाएंगे। तो जब हमने यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगाया तो हमने क्या देखा इसमें कि हम क्या करते हैं, सबसे पहले फर्स्ट टर्म का डिफ्रेंशिएशन करते हैं 1 इंटू सेकेंड टर्म को हम एज इट इज़ लिख देते हैं log x प्लस। अब हम क्या करते हैं, जो हमारा सेकेंड टर्म है इसको, सॉरी जो हमारा फर्स्ट टर्म है इसको हम एज इट इज़ लिख देते हैं x इंटू सेकेंड टर्म का हम डिफ्रेंशिएशन कर देते हैं। log x का डिफ्रेंशिएशन क्या आ जाएगा 1/x, ठीक है। अब साथ में आपका क्या दे रखा है यहाँ पर x, और जब आपने x का डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x करा तो आपका क्या आ जाएगा dx, मैं यही लिख देती हूँ चलिए dx/dx, ठीक है।
ये मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए लिखा है टर्म, क्योंकि फिर आप लोग ये कंफ्यूज नहीं हो कि ये y का dy/dx आया था तो यहाँ पर क्या इस वाले x के साथ क्या हुआ। तो इसका भी dx/dx आता है, मगर क्या होता है सिंस ये ऊपर नीचे सेम सेम है तो ये कट के 1 आ जाता है। तो आपका फाइनल जो आ जाता है वैल्यू वो आ जाता है 1/y इंटू dy/dx इक्वल्स टू log x प्लस, देखिए ये x और x कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पर आपका क्या रह जाएगा सिर्फ 1। ओके, अब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका dy/dx इक्वल्स टू, ये y आप कहीं यहाँ लिख सकते, ले जाएंगे आप y ब्रैकेट में log x प्लस 1। ये वाला टर्म आ गया आपका, यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया होगा, कोई यहाँ तक तो कोई इशू नहीं होगा। अब इसके बाद अब आप लोग क्या कर सकते हैं, देखिए यहाँ पे हमारा dy/dx इक्वल्स टू, ये तो हमारा डिफ्रेंशिएट कर कर आया है, हमें पता है, ठीक है। ये वाला जो y है, ये y हमारा क्वेश्चन में तो गिवन नहीं था, क्वेश्चन में y की जगह क्या गिवन है हमारा x की पावर x, तो हम ये वाला जो टर्म है उसको यहाँ पर लाके लिख देंगे। क्योंकि अगर हम सिर्फ y लिखते हैं ना तो वो हमारा गलत हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन y तो हमने अज्यूम किया है, हमने यहाँ पर ये चीज़ अज्यूम कर ली है कि x की पावर x इक्वल्स टू y है, और फिर हमने इसको सॉल्व कर लिया है। मगर फिर एंड में क्या होगा, जब इसको हम सॉल्व करते जा रहे हैं तो अभी यहाँ पर आके ये हमें y की जो वैल्यू थी वो पुट करनी पड़ रही है। जैसे हमारा सबसे पहले हमने क्या देखा था, सब्स्टिट्यूशन वाला जो हमारा मेथड होता था उसमें हम कोई वैल्यू x की जगह सपोज हमने a tan t पुट कर दिया था, लेकिन बाद में जब हमने पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर लिया था और लास्ट में सपोज हमारा आंसर cos t आ गया था, तो हमने इस t की जगह फिर ला के इसको x की फॉर्म में पुट किया था ना, फिर हमने यहाँ पर ऐसे पुट किया था cos tan इनवर्स x, ठीक है। या एक क्वेश्चन मुझे याद आ रहा है जिसमें हमारा आंसर 2t आ गया था लास्ट में, तो हमने t की जगह फिर tan इनवर्स x पुट किया था। क्यों? क्योंकि यहाँ से हमारा a की वैल्यू 1 थी उस क्वेश्चन में, ये t की वैल्यू निकालने के लिए हम tan इधर ले गए थे तो हमारा ये tan इनवर्स x बन गया था, ठीक है। तो यह यहाँ तक हो गया। तो इसी तरह से सिमिलरली यहाँ पर भी हमने अगर कोई वैल्यू अज्यूम करी है किसी के इक्विवेलेंट, तो जो हमारा क्वेश्चन में गिवन वैल्यू है हम उसको पुट कर देते हैं। आ गया ये वाली चीज़। तो हमारा फाइनल dy/dx क्या आया, हमारा x की पावर x log x प्लस 1, ठीक है। अब इसके बाद एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। एक क्वेश्चन है, आपको होमवर्क दे देती हूँ। अब एक क्वेश्चन मैं आपको और सॉल्व करवा देती हूँ क्लास में। मैथ्स का लेक्चर है ना, तो ये बोर्ड को तो ज़रूर कैनवास को ढकना है। ना मूव टू द एक क्वेश्चन अपना नेक्स्ट वाला। इसमें हमने क्या लिया है, cos x की पावर x, और हमें निकालना है अगेन dy/dx। ओके, ये हमारा क्वेश्चन है। अब देखिए इस क्वेश्चन में हमने सबसे पहले क्या देखा कि हमारा इन्वर्स है कहीं नहीं है, तो हमारा सब्स्टिट्यूशन तो नहीं लग सकता। हमारा इस क्वेश्चन में कुछ x और y दोनों टर्म साथ में आ रहे हैं, नहीं आ रहे, तो इम्प्लिसिट भी नहीं लग सकता हमारा। अब हमने क्या देखा, हमारा x की पावर x वाला इस टाइप का कुछ टर्म दे रखा है, मतलब हमने जो एग्जाम्पल देखा था u की पावर v, इस टाइप का हमारा टर्म दे रखा है, तो हम यहाँ पर लॉगरिथमिक लगा सकते हैं। लॉगरिथमिक लगाएंगे तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले लॉगरिथमिक लगाने के लिए मैंने आपको फर्स्ट स्टेप क्या बताया है, हम सबसे पहले इसको किसी के इक्विवेलेंट मान लेंगे। जैसे यहाँ इस क्वेश्चन में हमने इसको इक्विवेलेंट माना है किसके, y के, तो y के इक्विवेलेंट हमारा क्या आ गया, cos x की पावर x आ गया, ठीक है। अब उसके बाद मैंने आपको क्या बताया है, हम क्या करेंगे उसके बाद नेक्स्ट वाले स्टेप में हम लेंगे इसका लॉग, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और आपको यहाँ पर आपने देखिए थोड़ी सी डिफरेंट, यहाँ पर आप लोग को मैं बताती हूँ। एक सेकंड रुकिएगा, ये शायद पेन हैंग कर गया है दोबारा से, एक सेकंड रुकिए, एक सेकंड रुकिएगा गाइस से कि मैं कर रही हूँ इसको चलाने की कोशिश। देखिए
हाँ, इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, लॉग। लेकिन देखिए मैंने आपको क्या बताया था, हम लॉग कब लेते हैं कि जब आपका टर्म कैसा होता है, यार बतला रहे हैं, जब आपका टर्म होता है इस तरह से u की पावर v, ऐसे क्वेश्चंस में हम क्या करते हैं, हम ऐसे क्वेश्चंस में लॉग लेते हैं। लेकिन हमारी टर्मिनोलॉजी भी तो u की पावर v होनी चाहिए ना, हम cos के लिए लॉग नहीं लेंगे ना, हम x की पावर x के लिए लॉग लेंगे। तो x की पावर x के लिए लॉग लेने के लिए सबसे पहले हमें ये टर्म अलग भी तो मिलना चाहिए ना, सेपरेटली भी तो ये टर्म होना चाहिए ना। अगर आप cos के साथ लॉग लेंगे तो फिर तो यहाँ दिक्कत हो जाएगी। यहाँ पर फिर आपका देखिए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो या फिर आपका लॉगरिथमिक फंक्शन हो, आप कैसे यूज़ करेंगे दोनों को साथ में, आप ऐसे थोड़ी लिखेंगे लॉग कॉस एक्स की पावर एक्स, ये थोड़ी होगा। या तो आपका होगा लॉग एक्स की पावर एक्स, क्योंकि लॉग जो है इसका एंगल ये हो गया, या फिर आपका कॉस है तो कॉस की पावर हो गई एक्स की पावर एक्स। ठीक है, अब यहाँ पर हमें पहले इसको थोड़ा सा सेपरेट करना पड़ेगा। तो सेपरेट करने के लिए हम क्या करते हैं, हम पहले ही इसको डिफ्रेंशिएट कर देते हैं। अब सपोज डिफ्रेंशिएट किया हमने डी वाई बाई डी एक्स, इसका कॉस का डिफ्रेंशिएशन हमारा क्या होता है, माइनस साइन एक्स। तो माइनस साइन एक्स की जगह क्या लिखा है आपकी, एक्स की पावर एक्स, एक्स की पावर एक्स लिख दिया। ठीक है, अब हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे अंदर वाले टर्म का। जनरली क्या होता है, अगर हमने सपोज साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन किया तो हमने लिखा कॉस एक्स, और फिर ये जो अंदर वाला टर्म होता है एक्स, इसका डिफ्रेंशिएशन आ गया डी एक्स बाई डी एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। जब हम करते हैं कट के मन रह जाता है तो हमारा सिर्फ आंसर कॉस एक्स आ जाता है। मगर यहाँ क्या है, एक्स की पावर एक्स है, तो यहाँ पर हमारा जो डिफ्रेंशिएशन आएगा वो आएगा डी एक्स की पावर एक्स अपॉन में डी एक्स। ओके, यहाँ तक आ गया होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब देखिए यहाँ पर हमारा टर्म क्या बना, डी एक्स की पावर एक्स डी एक्स। इसका डिफ्रेंशिएशन आप लोग कर सकते हैं इजीली। अभी जो हमने प्रीवियस क्वेश्चन देखा है उसमें हमने इसी तरह से डिफ्रेंशिएशन किया था। वहाँ क्या किया था, डी वाई बाई डी एक्स को किया था हमने डिफ्रेंशिएट, और जब हमने पूरा सॉल्व क्वेश्चन कर लिया था तो लास्ट में आ गया था हमारा वाई लॉग एक्स प्लस वन, ये आ गया था। फिर मैंने क्या कहा था, वाई की जगह आप एक्स की पावर एक्स पुट कर दीजिए, तो वाई की जगह एक्स की पावर एक्स पुट करिए आपने। तो ऐसा थोड़ी है सिर्फ इस वाई की जगह पुट करेंगे, इस वाई की जगह भी पुट करेंगे। तो जब यहाँ पे पुट किया आपने तो डी एक्स की पावर एक्स बाई डी एक्स इक्वल्स टू एक्स की पावर एक्स बाई डी एक्स लॉग एक्स प्लस वन आ गया ना आपका। तो यही चीज़ हम पहले सॉल्व कर चुके हैं, सॉल्व करके हमारी ये वाली आ गई थी। तो इस वैल्यू को हम डायरेक्टली यहाँ पुट कर सकते हैं। तो चलिए हम डायरेक्टली पुट कर देते हैं अपनी वैल्यू। तो हमारा क्या आ गया, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू माइनस साइन एक्स की पावर एक्स इंटू इसका डिफ्रेंशिएशन, इस वाले टर्म का डिफ्रेंशिएशन जो है आपका, इस पूरे टर्म का डिफ्रेंशिएशन जो है वो आपका ये आ गया था। तो हम इसको पुट कर देते हैं यहाँ पर एक्स की पावर एक्स ब्रैकेट में लॉग एक्स प्लस वन। ओके, ये आ गया यहाँ तक। अब इसको आप चाहे तो रीअरेंज कर दीजिए, वरना यही आपका डायरेक्टली आंसर हो जाएगा। ओके, ये आपका डायरेक्ट आंसर हो गया। अब देखिए इस तरह का क्वेश्चन करवाने का रीज़न क्या था, दो डिफरेंट तरह के क्वेश्चन मैंने आपको करवाए। एक, अगर सिर्फ आपको एक्स की पावर एक्स की फॉर्म में इक्वेशन दी हुई है तो आप डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं। दूसरा, अगर साथ में कॉस या साइन कुछ लगा के दे रखा है तो पहले आप कोशिश कीजिए उसको डिफ्रेंशिएट करके सेपरेट करने की, कि आपका एक्स की पावर एक्स आपको अलग मिल जाए। अलग मिल जाएगा फिर तो आपको डायरेक्टली सॉल्व, आप सिर्फ वैल्यू पुट करना रह जाती है। एक चीज़ और मैं आपको सजेस्ट करना चाहूँगी, ये जो हमारा वैल्यू निकल कर आता है ना डी एक्स की पावर एक्स, देखिए एक सेकेंड, देखिए हमने जो सब्स्टिट्यूशन वाला मेथड था उसमें हमने बहुत सी चीज़ें याद की थी कि हमें ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की जगह क्या पुट करना है। फिर हमने और भी डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले याद किए थे बहुत कुछ। एक चीज़ और आप याद कीजिए, डी इस वाले मेथड के लिए, लॉगरिथमिक मेथड के लिए डी एक्स की पावर एक्स अगर आपका आता है तो आपका आंसर होता है डी एक्स की पावर एक्स लॉग एक्स प्लस वन। ठीक है, ये वाला एक आप वैल्यू याद कर लीजिए। एक तो ये आपका डायरेक्टली भी बहुत पूछा जाता है, बहुत पूछा जाता है इस वाले क्वेश्चन को, एक्स की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा। डायरेक्टली भी ये वाला बहुत आता है। एंड इस तरह के जो क्वेश्चंस आते हैं ना, इस तरह के क्वेश्चंस में ये वैल्यू बहुत यूज़फुल होती है, क्योंकि आप सिर्फ देखते ही आंसर बता सकते हैं। ये टर्म देखिए, ये आप ऐसे देखिए, आप इस क्वेश्चन को इस तरह से कंसीडर कीजिए। सपोज अगर ये क्वेश्चन ये ना देके आपको ये दे रखा होता, साइन एक्स की पावर एक्स ये दे रखा होता, तो आपको पता है साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है,
ऐसे कंपेयर कीजिए। अगर आपको दे दिया जाए साइन एक्स, तो आपको पता है इसका सिंपल डिफरेंशिएशन कॉस एक्स है, आपको कुछ करना ही नहीं है। बाकी बच्चे अगर इसको सॉल्व करने के लिए कोई मेथड लगा रहे हैं तो वो उनका प्रॉब्लम है, आपको डायरेक्टली फॉर्मूला पता है। सिमिलरली जब आपने ये देखा तो देखने में आप इसको देख के डर गए होंगे, मगर आपको डायरेक्टली पता है साइन एक्स का क्या होता है, कॉस एक्स। बचा ये अंदर वाला टर्म, अब इस अंदर वाले टर्म को डिफ्रेंशिएट कर दीजिए। अब एक मेथड है कि आप इसको पूरा डिफ्रेंशिएट करके जाइए, दूसरा मेथड ये है कि आप इस एक फॉर्मूले को याद कर लीजिए। इस एक फॉर्मूले से आपके बहुत से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। बहुत सारी जगहों पे यही मेथड, यही यूज़ होता है। अब कहीं पर वो आपको कैसे दे देगा, हो सकता है इसको रीफ्रेम करके वो ऐसे दे दे, साइन एक्स की पावर एक्स माइनस वाई, इस तरह से दे दे। तो अब ऐसे में आप क्या करेंगे बताइए। इसमें भी आपको बस थोड़ा बहुत कुछ चेंज करना होगा, अदरवाइज आपको मोर एंड लेस ऐसे ही कुछ आंसर आने आ जाएगा। इसका भी कुछ माइनस का है तो शायद डिवाइड में चला गया, इस तरह से कुछ आपका थोड़ा बहुत चेंज होगा, अदरवाइज तो ऐसे ही आंसर कुछ रहने वाला है आपका। तो बाकी बच्चे जब इसको पूरा सॉल्व करेंगे, आपको ऑलरेडी ये रिजल्ट पता होगा। तो ये जो होते हैं ना, ये कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट होते हैं, ठीक है। इन रिजल्ट को ना हमेशा याद रखना चाहिए, क्योंकि ये बहुत यूजफुल होते हैं। जैसे इस क्वेश्चन में सपोज डायरेक्टली सिर्फ आपको ये पुट करना है और कॉस का आपको पता है साइन होता है। अब इतना टाइम थोड़ी रहता है एग्जाम में, आप एक एक चीज़ निकालने बैठेंगे। तो ये कुछ कुछ स्टैंडर्ड एक दो रिजल्ट हैं जो मैं आपको बताती जाऊँगी, आप उनको याद रखिएगा। तो अभी जो हमने प्रीवियस क्वेश्चन सॉल्व किया है, आपने जहाँ भी उसको नोट किया हो, वहाँ पर उसका जो आंसर आया उस आंसर को एक ऐसे बॉक्स के अंदर डालिए, आंसर को बॉक्स के अंदर पुट कीजिए और मार्क कर दीजिए इंपॉर्टेंट स्टैंडर्ड रिजल्ट करके। या मैं ऐसा अज्यूम कर रही हूँ कि मैं आपको जैसे जैसे पढ़ाती जा रही हूँ वैसे वैसे आपने साथ में एक फॉर्मूला की नोटबुक बनाते जा रहे होंगे अपनी, कि हमारा लिमिट कब निकलता है, हम लिमिट कैसे निकालते हैं, उसका एक शॉर्टकट कुछ आपने लिख लिया होगा। या फिर कंटिन्यूटी या डिफरेंशिएबिलिटी हमारी कैसे प्रूव होती है, या हमने मीन वैल्यू थ्योरम देखी तो मीन वैल्यू थ्योरम में कौन सी थ्योरम का क्या फॉर्मूला होता है। क्योंकि वो डायरेक्टली क्वेश्चन उठ कर आता है, आपको इक्वेशन दे दी जाएगी एंड बोला जाएगा कि इसको लैग्रांजेस मेथड से बताइए या फिर रोल मीन वैल्यू से बताइए। कॉचीज़ वाला कम आता है बट वो दोनों ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब ये देखिए मैथ्स का है ना हमारा लेक्चर, तो ये बोर्ड तो ज़रूर हमारा हैंग करेगा। ओके, मैं ऐसे इरेज करती हूँ, ठीक है। तो मुझे लगता है लॉगरिथमिक वाला आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब मैं इसको मैं एक होमवर्क क्वेश्चन देती हूँ आपको एंड देन फिर हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं, नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन की तरफ। अब मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन जो, एक सेकेंड, ये क्वेश्चन आप लोग नोट कर लीजिए। ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है, मुझे इसका ना बहुत पॉजिटिवली आंसर चाहिए। इफ़ एक्स की पावर वाई इक्वल्स टू ई की पावर एक्स माइनस वाई, देन प्रूफ करना है आपको। क्या प्रूफ करना है, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू लॉग एक्स ब्रैकेट में 1 प्लस लॉग एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन है, इसको आपको सॉल्व करना है। होमवर्क क्वेश्चन है ये आपका। हिंट मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ कि किस तरह से सॉल्व करना पड़ेगा आपको इस क्वेश्चन को। जैसे मैंने आपको बताया है, इसमें आप कुछ आप कॉस या साइन वाला चक्कर तो है नहीं कि आप इसको कुछ सेपरेट करेंगे, डायरेक्टली आपको अलग ही अलग दिख रहे हैं और ऊपर से दोनों तरफ आपको ऐसी पावर दे रखी है। तो पहला स्टेप हमें पता है लॉग लेना है। लॉग आप लेंगे, लॉग लेने के बाद आपकी जो भी इक्वेशन बन रही होगी, आपकी, उसको ज़रा थोड़ा ठीक से एनालाइज करिएगा और उसके बाद फिर आप उसमें डिफ्रेंशिएशन कर लीजिएगा। मतलब लॉग कीजिएगा, इक्वेशन एनालाइज करने से मेरा मतलब है क्या इक्वेशन बन रही है उसको देखिएगा, थोड़ा रीअरेंज करिएगा, रीअरेंज करके थोड़ा उसको सेटल करिएगा एंड देन डिफ्रेंशिएट कर दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है, बस वो देखने में लग रहा है कि मैंने प्रूफ वाला टर्म ले दिया तो टफ होगा, लेकिन टफ नहीं है। मैं आपको ऐसे भी दे सकती थी, ये है आपका क्वेश्चन, आप डी वाई बाई डी एक्स बताइए, ठीक है। लेकिन यहाँ मैंने आपकी हेल्प करने के लिए आपको ये आंसर बता दिया है साथ में, प्रूफ वर्ड इसलिए लिखा है ताकि आपको आंसर भी पता चल गया और आप लोग थोड़ा ज़्यादा इसको कॉन्फिडेंस से सॉल्व कर पाएंगे। नहीं होगा तो फिर अपना नेक्स्ट लेक्चर में हम बताएंगे ही आपको कैसे सॉल्व किया करना है इसको। तो अभी मैं मूव करती हूँ अपने नेक्स्ट, अपना जो है हमारा मेथड जिसको हम कहते हैं पैरामेट्रिक फॉर्म्स। ये बोर्ड इरेज हो जाए तो हम मूव करें अपने नेक्स्ट उसकी तरफ। एक
एक सेकंड होल्ड कीजिएगा। ये पता है इंस्ट्रक्शन ले लेता है ये, क्योंकि फिर बाद में जब मैं लिखती हूँ ना तभी एरेज करता है अपना आप बाद में। तो इंस्ट्रक्शन तो ले लेता है, मगर ये देखिए इतना भी हो रहा है इसमें। अरे यार फ़ोन खुल रहा है इसका। गाइस अब 2 मिनट का ना, 1 आध मिनट का वीडियो स्किप कर दीजिएगा, क्योंकि ये फिर चलेगा नहीं तो फिर कैसे पढ़ाऊँगी इसमें। पैरामेट्रिक फॉर्म्स हमारा नेक्स्ट टॉपिक है जो हमें डिस्कस करना है। उसके बाद हम मूव करेंगे अपने मैक्सिमा मिनिमम वाले टॉपिक पे। अच्छा, आप लोग में से अगर कोई ऐसा है जिसको ये सारी चीज़ें आती हैं तो प्लीज़ बताइए मुझे, क्योंकि अगर आप में से किसी को ऐसा लग रहा है कि भाई ये सब तो आता है, इसको क्यों टाइम वेस्ट करना है इस सब में मैक्सिमा मिनिमा पढ़ने में, तो प्लीज़ मुझे बताइए। फिर मैं आप ज़रा 2-4 क्वेश्चन दे दूँगी होमवर्क में, और वो उसको सॉल्व, उन क्वेश्चन को सॉल्व कर कर लाएगा फिर वो स्टूडेंट। हाँ, आप मुझे ना इस वीडियो को देखने के बाद कमेंट बॉक्स में आंसर में बताइएगा कि किस किस को मैक्सिमा मिनिमा वाला जो है टॉपिक आता है बहुत अच्छे से, और फिर वो मुझे मैं उसको होमवर्क क्वेश्चन दूँगी, कुछ ग्रुप में शेयर कर दूँगी होमवर्क क्वेश्चन, फिर पता चलेगा किसको क्या कितनी अच्छी तरह से आता है। क्योंकि पता है बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं, मैंने पहले भी बताया था, कि जो अपने उसमें होते हैं, जॉब में चले जाते हैं या फिर हायर स्टडीज़ के लिए चले जाते हैं, तो इन सब चीज़ों से ना उनका लिंक ख़त्म हो जाता है, बेसिक चीज़ों से। तो पता होता है उन्हें, क्योंकि वो बहुत हायर लेवल पर उन चीज़ों का एप्लीकेशन यूज़ कर रहे होते हैं, मगर बेसिक जो रहता है ना कि सॉल्व कैसे करना है इस बेसिक पे, वो उनको नहीं याद रहता है। तो इसीलिए एक टॉपिक छोड़ने का कोई मतलब बनता नहीं है। जब सभी पढ़ा रही हूँ तो मैक्सिमम मिनिमम भी पढ़ा दूँगी। अच्छा, अब हमारा क्वेश्चन नहीं, सॉरी, अब हमारा जो है नेक्स्ट वो है पैरामेट्रिक फॉर्म। नेक्स्ट है हमारा टॉपिक क्या, पैरामेट्रिक फॉर्म्स। ठीक है, पैरामेट्रिक फॉर्म्स में हमारा क्या होता है, देखिए कि अगर हमारा, ऐसे समझिए आप, अगर हमारा एक्स एंड वाई, ठीक है, दो वेरिएबल है हमारे, ये हमारे 2 वेरिएबल्स हैं, ऑब्वियस सी बात है, हमें पता चल रहा है ये 2 वेरिएबल्स हैं, एंड ये हमारे दोनों ही वेरिएबल एक्सप्लिसिटली आपके जो है एक्सप्रेस हो सकते हैं, एक्सप्रेस्ड हो रखे हैं इन थर्ड वेरिएबल, सॉरी THIRD, इन थर्ड वेरिएबल। ठीक है, समझे अब आप इससे क्या मैं कहना चाह रही हूँ, इससे मैं ये कहना चाह रही हूँ कि एक्स एंड वाई, आपके पास ये 2 वेरिएबल हैं, और इन दोनों को हमने एक्सप्रेस कर रखा है किसी तीसरे वेरिएबल में, क्या कहते हैं हम, जेड में। ठीक है, जैसे कि हम फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें कि हमने अगर ये लिख दिया कि हमारा x इक्वल्स टू है एफ जेड, ये, और y हमारा एफ, सॉरी जी जेड। ठीक है, तो ये हमारा x को भी हमने z की फॉर्म में डिफाइन कर दिया है, और y को भी हमने z में डिफाइन कर दिया है। अब आप बोलेंगे मैडम ये कैसे पॉसिबल है, तो देखिए आप ये लिख सकते हैं एक तरह से, अगर मैं क्या ये चीज़ लिखूँ कि x इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ 2 का स्क्वायर, मैं ये लिख सकती हूँ। ठीक है, और मैं y को, ये एक डिफरेंट तरह का फंक्शन है, ये आपका एक्सपोनेंट का फंक्शन है मान लीजिए, तो मैंने 2 स्क्वायर लिख दिया, और g को मैंने मान लीजिए प्रोडक्ट का फंक्शन है तो 2 इंटू 2 लिख दिया। तो ये आपके 2 डिफरेंट तरह के फंक्शन हो गए, लेकिन x को भी हमने 2 की फॉर्म में डिफाइन कर दिया और y को भी हमने 2 की फॉर्म में डिफाइन कर दिया। ये एक एग्जाम्पल था, ऐसा होता नहीं है, समझाने के लिए सिर्फ बता दिया है मैंने आपको कि हमने x को भी एक थर्ड वेरिएबल में डिफाइन कर सकते हैं, और हमने z को भी एक थर्ड वेरिएबल में डिफाइन कर दिया। तो ऐसी जब कंडीशन होती है, जब हमारे 2 वेरिएबल्स किसी थर्ड वेरिएबल में डिफाइन होते हैं, दोनों वेरिएबल, तो उसको हम क्या कहते हैं, पैरामेट्रिक फॉर्म, पैरामेट्रिक फॉर्म्स। अब मैं इसके आपको कुछ एग्जांपल बताती हूँ कि हम कैसे, आप लोग को मैं एक आध बताती हूँ एग्जांपल, तो उससे आप लोग समझ जाएंगे, याद आ जाएगा, मतलब समझ के जाएंगे, समझता जाएंगे। वैसे भी आप बहुत समझदार बच्चे हैं। सेकेंड,
ये शुरू में तो सही काम कर रहा था, अच्छा खासा क्लियर कैनवास कर रहा था, फिर इसको धीरे धीरे पता चल गया अच्छा ये तो मैथ्स का लेक्चर है, तो इसमें तो मैं ठीक से चल ही नहीं सकता हूँ क्योंकि मैथ्स तो मुझे बिल्कुल नहीं पसंद है, तो इसीलिए ये नाटक कर रहे हैं। फिजिक्स के लेक्चर में इतनी अच्छी तरह चलता है, मॉडर्न फिजिक्स चल रही है ना, वो काफ़ी इजी सी लगती है वो सबको, तो बोर्ड को भी इजी लग रही होगी, बोर्ड को भी समझ में आ रही होगी, तो ये भी कैनवास भी उसमें अच्छे खासा चलता है। और मैथ्स के लेक्चर में तो भाई ये चलना ही नहीं चाहता, और ऊपर से हम पढ़ भी रहे हैं कैलकुलस, टफेस्ट टॉपिक ऑफ द मैथ्स, वन ऑफ द टफेस्ट, टफेस्ट तो नहीं बोलूँगी, वन ऑफ द टफेस्ट से टफ भी चीज़ें होती हैं मैथ्स में। जब मैं 11th 12th में थी तब मुझे लगता था कि कैलकुलस से तो टफ कुछ हो ही नहीं सकता, मैथ्स का टफेस्ट पार्ट इज कैलकुलस। बट फिर जब इंजीनियरिंग करी, जब गेट किया, तो फिर समझ में आया कि नहीं भाई मैथ्स में और भी बहुत कुछ टफ टफ चीज़ें हैं। जब जैसे जैसे आप हायर स्टडीज़ में जाते हैं आपको समझ में आता है कि सब्जेक्ट कितने टफ टफ हैं, और हमारे 11th 12th का कितना बेसिक सा था जो हमसे सॉल्व नहीं होता था उस वक्त। अरे भाई चल जा गाइस, वीडियो ये जब ये क्लियर कैनवास वाला अटक जाता है ना अगर बोर्ड, तो आप प्लीज़ उसमें ना 2-4 मिनट का वीडियो स्किप कर दिया, 2-4 मिनट का नहीं मतलब कुछ सेकंड्स का वीडियो को आप स्किप कर दिया करिए, क्योंकि वो फिर आपका फालतू में टाइम वेस्ट होता है, तो मुझे अच्छा नहीं लगता है फालतू का टाइम वेस्ट कराना किसी का, इसीलिए मैं डायरेक्ट अपना लेक्चर स्टार्ट करती हूँ विदाउट वेस्टिंग इन टाइम। देखिए, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे बोलूँ कि हमने एक फंक्शन ले लिया है, सपोज इस तरह से हमने एक फंक्शन लिया है कि dy/dx इक्वल्स टू dy/dt डॉट dt/dx। तो देखिए आप इससे यहाँ पर क्या चीज़ समझ पा रहे हैं, यहाँ पर अब आप देखिए ऐसे इसको अब आप इसको ये चीज़ समझ पा रहे हैं कि हमारे जो y है और ये जो x है, ये दोनों ही हमारे t की फॉर्म में हमने इनको एक्सप्रेस कर रखा है, दोनों ही फंक्शन को t की फॉर्म में, इसीलिए ये आपस में किसी तरह से रिलेट हो रहे हैं, और अगर हम उस फॉर्म को हटा देंगे तो हमारा dy/dx भी आपस में रिलेट हो जाएगा। तो इस तरह की जो फॉर्म बनता है हमारा, इस तरह का जो इक्वेशन बनता है उसे हम क्या कहते हैं, हमारा पैरामेट्रिक फॉर्म्स। अब इसको बेहतर समझने के लिए मैं आपको एक क्वेश्चन देती हूँ जिससे आपको और अच्छी तरह से ये समझ में आ पाएगा, ठीक है। चल जा भाई, क्वेश्चन देखिए। अब हमारा क्वेश्चन है, सपोज आपसे कहा जाए कि आपका x है और x कितना है आपका a t प्लस साइन टी, एंड y आपसे कहा जाए क्या है a 1 माइनस कॉस टी। ओके, अब आप डोंट गेट कंफ्यूज कि भैया मैडम यहाँ पे तो हमारे 4 वेरिएबल दे रखे हैं, तो नहीं ऐसा नहीं है। ये जो t है ना आपका फंक्शन जो है वो डिफाइन आपका t की फॉर्म में ही है, और ये जो a है ये आपका एक तरह से कांस्टेंट है, ठीक है। सो डोंट गेट कंफ्यूज कि ये आपका t भी दे रखा है a भी दे रखा है, जब क्यों ब्लिंक कर रहा है बार बार। तो अभी ऐसे क्वेश्चन में, और आपको क्या बोला गया है इसमें, फाइंड करना है, फाइंड dy/dx, ठीक है। ये है आपका क्वेश्चन और इसका आपको आंसर बताना है। तो एक सेकेंड देखिए, अब ऐसे क्वेश्चन में आप क्या करेंगे, इस तरह के क्वेश्चन जब आपको दे रखे हैं, आपको देखिए अब ये वाला क्वेश्चन आपको डायरेक्टली आप x तो नहीं निकाल सकते इसमें, डी मतलब dy/dx तो नहीं निकाल सकते क्योंकि यहाँ पर आपको दे ही सिर्फ x रखा है, तो dy/dx कैसे निकालेंगे आप। सिमिलरली इस क्वेश्चन में आप नहीं निकाल सकते क्योंकि आपको सीधा y दे रखा है। इस क्वेश्चन को नोट डाउन कर लीजिएगा इस, क्योंकि अगर ये इरेज हो गया तो दिक्कत हो जाएगी। मैंने बटन सेलेक्ट कर लिया था ना, तो मुझे लग रहा है कहीं बोर्ड इरेज ना कर दे। मैं कहा था नहीं अपना आप चलेगा, अपना आप ही चल रहा भी है गाइस, प्लीज़ वेट अ मिनट। चल जा भाई।
आई एम रियली सॉरी गाइस। चलिए, ये क्वेश्चन लिखा हुआ है आपका, मैं सॉल्व करती हूँ इसको, ठीक है। मैं आपको सॉल्व करके बताती हूँ। ऊपर सॉल्व कर रही हूँ, थोड़ा पार्ट नीचे सॉल्व कर रही हूँ, क्योंकि इसको इरेज करने में जाऊँगी तो फिर बहुत टाइम लग जाएगा। देखिए, सबसे पहले हमें डी वाई बाई डी एक्स निकालना है। तो ऊपर हमारा क्या टर्म है? ऊपर है हमारा टर्म डी वाई। कॉमन टर्म क्या है? कॉमन टर्म है हमारा टी। तो हम क्या करते हैं, हम अगर डी वाई बाई डी टी निकाल लें, ठीक है, और उसके बाद अगर हम डी एक्स बाई डी टी निकाल लें, क्योंकि हमें टी कॉमन टर्म है और यहाँ पे भी टी कॉमन टर्म है, और टी की फॉर्म में हम इसकी टी के रिस्पेक्ट में हम इसको डिफ्रेंशिएट भी कर सकते हैं, क्योंकि हमारा जो एक्स है वो किसकी फॉर्म में एक्सप्रेस है? टी की फॉर्म में एक्सप्रेस है। और हमेशा हमारा जिस फॉर्म में फंक्शन एक्सप्रेस होता है, जिस भी टर्म में हमारा फंक्शन एक्सप्रेस होता है, हम हमेशा उसके रिस्पेक्ट में ही डिफ्रेंशिएशन करते हैं। जैसे हमने क्या देखा है, हमेशा अगर हमारा y इक्वल्स टू कॉस एक्स लिखा है तो हम हमेशा डी वाई बाई डी एक्स ही फाइंड करते हैं, एक्स की रिस्पेक्ट में ही हमने डिफ्रेंशिएशन किया है। अब यहाँ पर हमारा टी के टर्म में हमारा डिफाइन है, टी के टर्म में हमारा डिफाइन है फंक्शन, तो हम डी एक्स बाई डी टी निकालेंगे, और सिमिलरली वाई के केस में भी हम डी वाई बाई डी टी निकालेंगे। तो पहले हम निकालते हैं डी एक्स बाई डी टी। तो डी एक्स बाई डी टी हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर अब आप लोग देखिए, ए आपका कांस्टेंट को इसको ऐसे छोड़ देते हैं अभी, जो भी है वेरिएबल है कांस्टेंट। टी का आपका क्या आ जाएगा? टी का आ जाएगा आपका 1, क्योंकि आपका डिफ्रेंसिएशन जब खाली एक्स लिखा होता था तो एक्स का 1 आ जाता था। तो सिमिलरली जब टी की रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो टी का क्या आ जाएगा? 1। एंड साइन टी का क्या आ जाएगा? आपका कॉस टी। एंड टी की रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो अगेन डी टी बाई डी टी आपका 1 हो जाएगा। एंड नाउ अगर हम करते हैं डी वाई बाई डी टी को, तो डी वाई बाई डी टी को जब आप करेंगे डिफ्रेंशिएट, तो ए को आप एज इट इज छोड़ दीजिए। 1 का आपका इसमें आप करेंगे तो 1 का आपका डिफ्रेंशिएशन, यहाँ पे 1 का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा? 0 माइनस कॉस टी का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है? माइनस साइन टी, माइनस साइन टी। फिर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, आपका आ जाएगा ए साइन टी, ठीक है। ये वाला टर्म आ गया आपका। अब हम क्या करते हैं इसमें, अब हमें निकालना है डी वाई बाई डी एक्स। एक सेकेंड, मैं ये इरेज कर दिया है मैंने, क्योंकि हमारा जो वैल्यू आगे नीडेड है वो हमारी मिल गई है हमें। अब हमें क्या फाइंड करना है गाइस? हमें फाइंड करना है डी वाई बाई डी एक्स। डी वाई बाई डी एक्स हमारा कब निकलेगा? अगर हमारा बने डी वाई बाई डी टी इंटू डी टी बाई डी एक्स, तभी तो इन दोनों को हम कैंसिल करेंगे और हमारा डी वाई बाई डी एक्स हमें मिलेगा। मगर अब यहाँ हम इस क्वेश्चन में देखते हैं, एक सेकेंड गाइस, हो जरा एक सेकेंड। बाई डी टी हमने निकाल लिया, क्या आया था? ए साइन टी। तो हम डी वाई बाई डी टी की जगह रख सकते हैं ए साइन टी। ओके, हमने पुट कर दिया इनटू। अब इनटू हमें क्या पुट करना है? डी टी बाई डी एक्स। मगर यहाँ पर आप थोड़ा सा ध्यान देना, क्वेश्चन में हमने जो सॉल्व करके निकाला है वो निकाला है डी एक्स बाई डी टी, जो कि है हमारा ए 1 प्लस कॉस टी। मगर हमें सोल्यूशन में क्या चाहिए? सोल्यूशन में चाहिए हमें डी टी बाई डी एक्स, डी टी बाई डी एक्स। तो हमें क्या करना पड़ेगा? इसका इनवर्स 1 अपॉन में ए 1 प्लस कॉस टी। अब हम इसको यहाँ पुट कर सकते हैं, तो चलें हम इसको यहाँ पुट कर देते हैं। इसको पुट करने के बाद हमारा आता है ए 1 प्लस कॉस टी, ठीक है। ये हमारा डी टी बाई डी एक्स की वैल्यू आ गई। तो डी वाई बाई डी एक्स हमारा आप लोग को समझ में आ गया क्या आया? ये आ गया हमारा डी वाई बाई डी एक्स। अब आप चाहें तो इसको और थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर सकते हैं। सिंप्लीफाई करने के लिए देखिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको ऐसे लिख देते हैं इसको, थोड़ा सा इजी हो जाएगा। ए साइन टी अपॉन में ए 1 प्लस कॉस टी। ए और ए कॉमन है, मतलब ऊपर नीचे सेम सेम है, आप इसको कट कर सकते हैं। अब अगर आप इसको और थोड़ा सा टेन की फॉर्म में अगर लिखना चाहें, ये है ना टेन या कॉट की फॉर्म में, डिपेंड करता है आपके ऑप्शंस क्या दे रखे हैं। अगर ऑप्शन आपका ये दे रखा है तो वेल एंड गुड, आप डायरेक्टली ये लिख सकते हैं। अब अगर टेन या कॉट उस तरह से अगर आपका आंसर दे रखा है तो उसके लिए भी मैं आपको बता देती हूँ आपको क्या लिखना होता है। आपका ये जो होता है साइन टी, 1 प्लस कॉस टी होता है आपका 2 कॉस स्क्वायर टी बाई 2, ठीक है। और आपका ये जो आता है साइन टी अगर सिर्फ है तो इसलिए होता है 2 साइन टी बाई 2 कॉस टी बाई 2। अब सिर्फ अगर आपको कॉस टी बाई 2 या कॉस टी, अगर आपको सपोज ये कॉस टी सिर्फ दे रखा होता है तो आप
इस 1 को उठा के इधर ले आते तो आपका क्या हो जाता, देखिए ऐसे देखिए, देखिए आप ऐसे देखिए, आपका क्या वैल्यू है cos t 2 cos स्क्वायर t बाई 2 -1। तो साइन टी की जगह आप क्या लिख सकते हैं, 2 sin t बाई 2 एंड cos t बाई 2, एंड cos t की जगह आप क्या लिख सकते हैं, cos 2 cos स्क्वायर t बाई 2 -1। बस ये याद रखना है, आपका जो भी एंगल यहाँ होता है ना, जब आप उसको इस फॉर्मूले में लिखते हैं, आपका जो भी एंगल यहाँ होता है जब आप उसको इस फॉर्मूले में लिखते हैं तब उस एंगल का एग्जैक्टली हाफ हो जाता है। देखिए हाफ हो जाता है। सिमिलरली कॉस में भी जब आपने इसको यहाँ लिखा तो आपका एंगल जो है वो हाफ हो गया। बाकी फॉर्मूला आपको याद ही करना पड़ेगा, और ये फॉर्मूला याद कर लीजिएगा, बहुत यूज़फुल है, बहुत सारी जगह यूज़ होता है। तो साइन टी की जगह हम क्या लिख सकते हैं, हमारा साइन का फॉर्मूला जो अभी हमने देखा, क्या देखा, 2 sin t cos t अपॉन में 1 प्लस कॉस टी का हमने क्या देखा, कॉस स्क्वायर टी बाई 2, सॉरी यहाँ पे भी टी बाई 2 है ना, टी बाई 2। जब मैं ये कलर पेन सिलेक्ट करती हूँ तब तो वो सिलेक्ट होता नहीं है, फिर बाद में रैंडमली वो कहीं पे भी जाके चलने लग जाता है जब जहाँ ज़रूरत नहीं होती है। अब देखिए आपका ये वाला सेम हो गया। अब आप इसको इस स्क्वायर से इस कॉस टी बाई 2 को काट सकते हैं सेम सेम टर्म है। और फिर इसको यहाँ क्या लिख सकते हैं, 2 sin t बाई 2 अपॉन में कॉस टी बाई 2। अब देखिए साइन बाई कॉस, और यहाँ पर एंगल भी सेम है तो सेम एंगल है और साइन बाई कॉस होता है तो हम उसको क्या लिख सकते हैं, 2 tan t बाई 2। अब ये इसको काट मत देना, ये कट नहीं सकता, ये है tan का एंगल क्योंकि, ठीक है। तो दिस इज़ द योर आंसर इन द फॉर्म ऑफ tan। और अगर साइन और कॉस की फॉर्म में पूछता है तो ये आंसर है, थोड़ा और सिंप्लीफाई करके देता है तो ये आंसर है। डिपेंड करता है आपका ऑप्शन क्या दिया है। आपका सारा खेल होता है ऑप्शन के ऊपर, कि आपका ऑप्शन अगर सिंपल दिया है तो सिंपल हो जाएगा, इजी दी। और अगर आपको कॉम्प्लेक्स दे दिया, आप सपोज मान लीजिए इसी क्वेश्चन में अगर आपको सिंपल मेथड पता है एंड आपने यहाँ तक इसको सॉल्व कर दिया, यहाँ तक आपने इसको अच्छी तरह से सॉल्व कर दिया, मगर आंसर आपका 10 ये वाला दे रखा है, तो अब आप बताइए इससे यहाँ तक कैसे पहुँचेंगे। और पता है आपको फिर अगर ऐसे दे रखा होता है तो आपको फिर ऑप्शन में भी दे रखा होगा, ऐसे ही दे रखा होगा sin t 1 माइनस कॉस टी, तो आपको लगेगा हाँ हाँ यही ऑप्शन सही है, वो मैंने कहीं प्लस माइनस का गलती कर दिया होगा, कुछ फॉर्मूला गलत लगा दिया होगा, आपको यही दिमाग चलता है उस वक्त एग्जाम में बैठ के। मगर अगर आपको ये फॉर्मूलाज भी याद होते, आपको ये सब भी पता होता, तो आप डायरेक्टली इस फॉर्मूले पे पहुंच सकते थे, है ना। मतलब इस फॉर्मूले पे नहीं, इस फॉर्म पे पहुंच सकते थे और आपका ऑप्शन आप सही मार्क कर देते। अब हम इसमें थोड़ा सा एक मैं इस क्वेश्चन में चेंज करती हूँ और उसको फिर सॉल्व करते हैं। प्लीज़ रेज हो जाओ प्लीज़। गाइस आप लोगों ने प्लीज़ इस वीडियो को स्किप कर देना क्योंकि ये नहीं चल रहा है, रियली वेरी सॉरी, पता नहीं क्यों नहीं चलता है कभी कभी। तो गाइस मुझे लगता है यहाँ तक आप लोग को बहुत अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। हमारे चारों फॉर्म्स जो भी मैंने चारों डिस्कस किए, मैंने कोई बहुत जल्दी जल्दी नहीं मचाई है, इसलिए आराम से एक दिन में मैंने सिर्फ 2 ही फॉर्म्स को डिस्कस किया है। आज भी मैं बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ाऊँगी, सिर्फ यही दोनों फॉर्म्स ही डिस्कस करूँगी। उसका मैंने इससे पहले जो लॉगरिथमिक फॉर्म डिस्कस की थी उसका एक होमवर्क क्वेश्चन मैंने आपको दे दिया है प्रैक्टिस के लिए। और अब हम इसकी जो आज वाला क्वेश्चन है इसका भी मैं एक होमवर्क क्वेश्चन आपको दे दूँगी, लेकिन उससे पहले मैं एक ट्विस्ट देती हूँ। एंड व्हाट इज़ द ट्विस्ट इन इस क्वेश्चन में, क्या ट्विस्ट है देखिए। आपको जो क्वेश्चन मैंने दिया था, अगर ये पेन आज की डेट में चल गया तो मैं उस क्वेश्चन को ज़रूर राइट कर दूँगी। अरे चल जा भाई, क्या है। एक्चुअली मुझे लगता है मेरे लैपटॉप में ना बहुत सारा स्टडी मटेरियल और बहुत सारी चीज़ें ओवरलोडेड हो गई हैं, और ये जो इतनी सारी वीडियोस मैं बनाती हूँ तो पहले लैपटॉप में रिकॉर्ड करके रखती हूँ, फिर उसको अपलोड करती हूँ, तो वो सब कुछ इतना सारा मटेरियल मेरे लैपटॉप में इकट्ठा हो गया ना, शायद इस वजह से हैंग करने लगा है ये भी बेचारा बोर्ड भी, क्योंकि स्टार्टिंग में सही चलता था। तो खैर चलिए अभी हम इस क्वेश्चन की
जो मेरा प्रीवियस क्वेश्चन मैंने आपको दिया था, मैं अगर आप लोग भूल गए हैं तो मैं यहाँ लिख देती हूँ। ए चल जा एक मिनट गाइस, मेरे लैपटॉप की बैटरी कम होने वाली है, इसको चार्जिंग पे लगाने दीजिए। तो देखिए गाइस, क्वेश्चन हमारा क्या था। क्वेश्चन मैं यहाँ दोबारा आपको उसके लिए लिख देती हूँ आपकी सहूलियत के लिए। x इक्वल्स टू टी प्लस साइन टी एंड y इक्वल्स टू ए 1 माइनस कॉस टी। दिस इज़ योर क्वेश्चन। और आपको अगेन वही फाइंड करना है, सेम चीज़ डी वाई बाई डी एक्स। एक ट्विस्ट सिर्फ ये है, फाइंड डी वाई डी एक्स एट टी इक्वल्स टू पाई बाई टू। ठीक है, ये एक चीज़ मैंने इसमें दिया है आपको। ये आपको घर से नहीं, ये आपको सॉल्व नहीं करना है घर से, ये तो मैं ही करवाऊँगी, होमवर्क क्वेश्चन को छोड़ दूँगी। देखिए, अब ऐसे क्वेश्चंस में आपको क्या करना होता है, सबसे पहले आपको जो हमने अभी तक करते आए हैं, जो हमने अभी तक पढ़ा है, हम वही करते रहेंगे। क्या पढ़ा है हमने कि हम डी वाई बाई डी एक्स को सॉल्व करते हैं। डी वाई बाई डी एक्स को, ये हमारा पैरामेट्रिक फॉर्म है, हमें पता है। तो डी वाई बाई डी एक्स को सॉल्व करने के लिए हमें क्या यूज़ करना पड़ेगा, डी बाई बाई जो भी हमारा यहाँ थर्ड वेरिएबल है इंटू डी टी बाई डी एक्स। ठीक है, हमने इसको सॉल्व करके हमारा जो आंसर आया था वो हमारा क्या आया था, टेन टी बाई टू। अगर हम टेन की टर्म में देखते हैं तो डी वाई बाई डी एक्स हमारा ये आ गया था। अब हमसे क्या कहा गया है, क्वेश्चन अब मैं पूरा सॉल्व नहीं करनी क्योंकि मैंने अभी जस्ट सॉल्व किया है वाला क्वेश्चन, टेन टी बाई टू आ गया था। अब हमसे क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि हमसे टी इक्वल्स टू पाई बाय टू पर हमें वैल्यू बतानी है। तो इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, हमारा जो टी है, टी की जगह हम पाई बाय टू को पुट कर देंगे। देखिए, हमने जब पुट किया तो हमारा टेन डी वाई बाई डी, ऐसे मत लिखिए। मैंने आपको क्या बताया था, अगर हमें एक पर्टिकुलर पॉइंट पर निकालनी होती है वैल्यू, तब हम उसको कैसे लिखते हैं, हम लिखते हैं डी वाई बाई डी एक्स ऐसे। फिर यहाँ पर हम लिखेंगे क्या, टी इक्वल्स टू पाई बाय टू इक्वल्स टू क्या है हमारा टेन, और टी की जगह हम क्या लिखेंगे, पाई बाय टू। ओके, एंड अपॉन में टू, क्योंकि अपॉन में टू तो था ही ना, टी बाई टू है ना पूरा हमारा एंगल, तो टी बाई टू तो ऐसे ही रहेगा, बस टी की जगह पाई बाई टू आ जाएगा। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई किया तो आपका क्या आ जाएगा, टेन पाई बाई फोर। और टेन पाई बाई फोर आपका कितना होता है, पाई बाई फोर का मतलब क्या होता है, पाई बाई फोर का मतलब होता है 45 डिग्री, इफ़ एनीबडी डजंट नो। तो टेन पाई बाई फोर या 1045 डिग्री हमारा क्या होता है, वन। तो हमारा जब हमने टी इक्वल्स टू पाई बाई टू पुट किया तो हमारा डी वाई बाई डी एक्स कितना आ गया, वन। ठीक है, तो सिर्फ डी वाई बाई डी एक्स आया था हमारा टेन टी बाई टू, एंड जब हमने टी की कुछ वैल्यू पुट कर दी तो हमारा आ गया वन। अब टेन टी की वैल्यू यहाँ पाई बाई टू थी, आपको कुछ और पाई बाई थ्री की वन हो सकती है, तो पाई बाई थ्री दे देगा तो ये थ्री आ जाएगा यहाँ पर, फिर फाइनली पाई बाई सिक्स आ जाएगा। फिर तो फिर आप उसको उसी हिसाब से आगे इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब मैं एक आपको देती हूँ होमवर्क क्वेश्चन। ठीक है, थोड़ा सा ट्रिकी तो है ये वाला जो क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क में देने वाली हूँ। बस ये बोर्ड इरेज हो जाए। हुआ क्लियर, कैनवास हुआ, यहाँ से हो गया कैनवास, मतलब ये वर्क कर गया। वाओ गाइस, मैं बस चाह रही हूँ ये एक बार तो क्लियर कर दे मेरा बोर्ड ढंग से। ये देखो, कभी क्लियर हो जाता है, तो इतना भी आ जाता है। चलिए खैर, जो भी हो इसमें।
मैं यहाँ क्वेश्चन राइट कर देती हूँ, अब ये थोड़ी देर में अपने आप ही विजिबल हो जाएगा। हमें क्या करना है इस क्वेश्चन में भी, हमें करना है डिफ्रेंशिएट करना है। क्या डिफ्रेंशिएट करना है हमें, देखिए हमारा क्वेश्चन है एक्स क्यूब अपॉन में 1 माइनस एक्स क्यूब, ठीक है। एंड डिफ्रेंशिएट कैसे करना है आपको, विद रिस्पेक्ट टू एक्स क्यूब। ये है आपका विद रिस्पेक्ट टू एक्स क्यूब, आपको इस क्वेश्चन को डिफ्रेंशिएट करना है। ये है आपका होमवर्क क्वेश्चन। सॉल्व करने के लिए देखिए मैं आपको इसमें एक छोटी सी हिंट दे सकती हूँ कि आप इसमें क्या कीजिए कि जब आपको इसके रिस्पेक्ट में सॉल्व करना है ना, तो देखिए आप इसको एक अलग वेरिएबल मान लीजिए, सपोज हमने मान लिया यू, एंड इसको आप एक अलग वेरिएबल कंसीडर कर लीजिए, सपोज हमने मान लिया बी। क्योंकि देखिए जब हम बात करते हैं विद रिस्पेक्ट टू, अगर हमने मान लीजिए कोई भी एक टर्म लिया, हमने ये वाई ले लिया या हमने ले लिया साइन एक्स ले लिया, सपोज साइन एक्स, और हमने कहा इसको डिफ्रेंशिएट कीजिए विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो हम इसे लिखेंगे कैसे, हम ऐसे लिखेंगे डी साइन एक्स बाई डी एक्स। विद रिस्पेक्ट टू का मतलब क्या हुआ, ये वाला साइन लाना। तो सिमिलरली इसको भी आप कैसे लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे एक्स क्यूब 1 माइनस एक्स सॉरी डी ब्रैकेट में एक्स क्यूब 1 माइनस एक्स क्यूब अपॉन में डी एक्स क्यूब। आप चाहें तो आप इसको ऐसे भी रख के कर सकते हैं, बट दैट विल बिकम अ लिट कन्फ्यूजिंग एंड थोड़ा सा आपको डिफ़िकल्ट हो जाएगा। तो बेहतर है कि इसको आप यू मान लें, इसको आप वी मान लें, और उसके बाद जब इसको आप यू मान लेंगे तो फिर आप डी यू बाई डी एक्स सॉल्व कीजिए, एंड यहाँ पर डी वी बाई डी एक्स सॉल्व कीजिए, एंड देन उसको आप फिर आगे अपना प्रोसीड कीजिए जो भी इन्वर्स करना है, जैसे भी, इतना नहीं बताऊंगी, बस मैंने आपको बेसिक हिंट दे दिया, आप इस तरह से करके कर सकते हैं। इसके अलावा कोई और मेथड आपको पता है तो आप वैसे भी कर सकते हैं। एंड इसका मैं आंसर बता दूं या नहीं बताऊं, आंसर बता दूंगी तो फिर आप लोग ना नहीं भी आएगा तो कह देंगे हाँ मैडम आंसर तो आया था, हमारा आंसर तो आया था, तो मैं आंसर नहीं बता रही। इसका आंसर आप लोग ना कमेंट बॉक्स में या फिर हमारा जो ग्रुप है उसमें बताएंगे। एंड आंसर क्या बताएंगे, सॉल्यूशन ही दीजिए ना, पूरा सॉल्व करके पेपर पे ग्रुप है उसमें सॉल्यूशन प्रोवाइड कराइए। तो दिस इज़ द क्वेश्चन फॉर ये मैंने आज आपको 2 होमवर्क क्वेश्चंस दिए हैं, एंड आप कोशिश कीजिएगा अगर उनको सॉल्व कर पाएँ तो थोड़ा सही रहेगा। दोनों क्वेश्चंस को आप लोग ट्राई कीजिएगा, ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है, इजी ही क्वेश्चन है, आप लोग कर लेंगे आराम से, मुझे पता है। और अगर ये चल जाता है, इरेज कर देता है, तो एक आध क्वेश्चन और दे दूँगी मैं आपको होमवर्क में। खैर इतना भी एनफ है, जो मैंने आपको पढ़ा दिया था इसी टाइप के आपके क्वेश्चंस आते हैं। और ये मैंने आपको चारों डिफ्रेंशिएशंस की थोड़ा डिफरेंट होता है यहाँ डिफ्रेंशिएशन, वो मैंने आपको समझा दिया है। और आज ये बोर्ड बहुत हैंग कर रहा है, तो अब नेक्स्ट टॉपिक मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में ही स्टार्ट कर पाऊँगी, एंड वो टॉपिक होगा हमारा मैक्सिमम मिनिमा का। इजी टॉपिक है, ज़्यादा कुछ टेंशन लेने वाली बात नहीं है, बस बेसिक समझाऊंगी उसमें हम किस तरह से निकालते हैं। सिमिलरली आगे कुछ क्वेश्चंस होंगे। तो इस वीडियो को फिर अब मैं यही एंड करती हूँ, क्योंकि ये तो हमारा बोर्ड वर्क करेगा नहीं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, एंड प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और सबसे सब्सक्राइब भी करवाइए, अपने जितने भी आप फ्रेंड्स को जानते हैं, फ्रेंड्स फैमिली, सबसे मेरा चैनल सब्सक्राइब करवाइए। शेयर कीजिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा, जितना भी ज़्यादा आप शेयर कर सकते हैं। एंड अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी अच्छा लगता है, इन्फॉर्मेटिव लगती है, और तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए। और हाँ, मैं जो भी आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो भी मैं आपको होमवर्क में क्वेश्चंस दे रही हूँ ना, आप उनका सोल्यूशन प्रोवाइड करवाइए, क्योंकि अगर ऐसा ही रहेगा, आप लोग क्वेश्चन सॉल्व नहीं करेंगे, सोल्यूशन नहीं देंगे मुझे सॉल्व करके, तो फिर उसमें लॉस आपका ही है। मैं तो पढ़ा दूँगी उससे, और फिर आप लोग सॉल्व नहीं करेंगे तो एंड ऑफ द डे आप ही का ही लॉस है उसमें। तो हमारा एज यूजल मैथ्स का लेक्चर है, तो बोर्ड भाई साहब तो हमारे अटक चुके हैं, ये तो अब चलेंगे नहीं। तो इस वीडियो को मैं यहीं पर एंड करती हूँ, विदाउट राइटिंग द लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बोल ही दिया है मैंने, तो प्लीज़ आप लोग कर दीजिएगा। तो ठीक है गाइस, मैं इस वीडियो को यहीं पे अब एंड करती हूँ।